हॉर्मुज़ जलमरुमध्य नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन आप समझिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज यहीं से होकर गुजरती है। तो चलिए समझते हैं कि ये दुनिया के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, दुनिया में एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करने वाले रास्ते तो कई हैं, पर हॉर्मुज़ जितना जरूरी और कोई नहीं। इसे आप एक ऐसी मेन आर्टरी समझिए जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जान मिलती है। 21%। ये नंबर आखिर है क्या? ये दुनिया के कुल पेट्रोलियम लिक्विड्स का वो हिस्सा है जो हर दिन, जी हां हर रोज, इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा। अपने आप में ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है ना? जब भी हॉर्मुज़ की बात होती है तो हम सब तेल और पेट्रोल के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। एक ऐसी कहानी जो सीधे हमारी खाने की प्लेट से जुड़ी है, और आज हम इसी छुपे हुए कनेक्शन को समझने वाले हैं। अच्छा, जब भी हॉर्मुज़ में किसी संकट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? यही ना कि जहाज़ों की पूरी नाकाबंदी कर दी गई होगी, रास्ता एकदम बंद। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। आज के ज़माने का संकट कोई सीधी साधी नाकाबंदी नहीं है। ये तो धमकियों का, कभी कभार होने वाली छोटी मोटी मिलिट्री एक्शन का और कानूनी दांवपेच का एक, कह सकते हैं, एक कॉकटेल है। यहाँ मकसद रास्ता पूरी तरह बंद करना नहीं है, बल्कि उस पर अपना कंट्रोल साबित करना है। NSS की एक रिपोर्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एक सेलेक्टिव पॉलिसी अपना रहा है। मतलब जो देश उसके हिसाब से दोस्त हैं, उनके जहाज तो निगरानी में आ जा सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए रास्ता या तो रोका जाता है, या देर की जाती है, या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये पूरी तरह से बंदी नहीं हुई, ये तो शिपिंग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना हुआ। और पता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ट्रांजिट पैसेज। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के सभी जहाज़ों को ऐसे रास्तों से बिना रोक टोक लगातार गुजरने का हक है। लड़ाई के दौरान भी इस हक को छीना नहीं जा सकता। तो भले ही कोई देश ऑफिशियली रास्ता बंद ना करे, पर अगर वो ऐसा खतरनाक माहौल बना दे कि जहाज डर के मारे वहां से गुजरे ही नहीं, तो वो भी कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। तो तेल के अलावा और क्या है जो यहां से गुजरता है, और जिसका जोखिम शायद तेल से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है? यहीं से ये पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये सिर्फ तेल और गैस की कहानी नहीं है। यहां से गुजरते हैं वो केमिकल्स जिनसे प्लास्टिक और पेंट जैसी चीजें बनती हैं। फिर है यूरिया फर्टिलाइजर, जो खेती के लिए बेहद जरूरी है। मिथेनॉल, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब कुछ यहीं से निकलता है। ये चीजें दुनिया भर के खेतों और फैक्ट्रियों की, कह सकते हैं, लाइफलाइन है। और ये निर्भरता कोई आज की नहीं है। ये चार्ट देखिए, पिछले 30 सालों में दुनिया इन जरूरी केमिकल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए खाड़ी देशों पर कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा निर्भर हो गई है। ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये दशकों के ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स का नतीजा है। और असली मुश्किल पता है क्या है? इनमें से कई चीजों का कोई आसान विकल्प है ही नहीं, खासकर वो नेचुरल गैस जिससे खाद यानी फर्टिलाइजर बनता है। अगर यहां से सप्लाई रुकी तो आप रातों रात कहीं और से इसका इंतजाम नहीं कर सकते। कोई दूसरा आसान रास्ता है ही नहीं, और यही बात इस सिचुएशन को बहुत खतरनाक बना देती है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आ गए हैं, वो कनेक्शन जो गैस से शुरू होकर हमारे आपके किराने के सामान तक पहुंचता है। चलिए समझते हैं कि कैसे हॉर्मुज़ की एक छोटी सी हलचल दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी पर सीधा असर डाल सकती है। इसे एक्सपर्ट्स बॉटलनेक मैकेनिज्म कहते हैं। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। पहला स्टेप, खाड़ी से आने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई में रुकावट आती है। दूसरा स्टेप, क्योंकि फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने के लिए यही गैस चाहिए, तो उसका प्रोडक्शन रुक जाता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, जब किसानों तक खाद ही नहीं पहुंचेगी तो पैदावार कम होगी और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके आंकड़े भी हैं। ये चार्ट देखिए, अगर संकट होता है तो तेल के दाम करीब 12% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसका असर आगे बढ़ता है। केमिकल 4.5% और खाने पीने की चीजें लगभग 3% तक महंगी हो जाती हैं। मतलब एनर्जी का एक झटका पूरी की पूरी सप्लाई चेन को हिलाकर रख देता है। और इस आर्थिक संकट की सबसे दुखद बात क्या है? इसका असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ता। ये नक्शा देखिए, सबसे ज्यादा मार पड़ती है उन विकासशील देशों पर जो एनर्जी और खाना दोनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। खासतौर पर अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देश, बोझ सबसे ज्यादा इन्हीं पर आता है। तो सवाल उठता है,
कि दुनिया इस पर क्या कर रही है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अब सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं रहा, ये तो एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका है। पूरी दुनिया का ध्यान इस पर है, इसमें कोई शक नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक रेजोल्यूशन पास करके दखलंदाजी की निंदा की। G7 जैसे बड़े देशों ने भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हुए बयान जारी किए। लेकिन इन सब बयानों और प्रस्तावों के बावजूद जमीन पर जो चुनौती है वो जस की तस बनी हुई है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? होर्मुज़ का ये संकट हमें एक नए तरह के खतरे से रूबरू कराता है। ये लड़ाई अब सिर्फ समंदर में जहाज़ों से नहीं लड़ी जा रही, ये एक ऐसी लड़ाई है जो बंद कमरों में डिप्लोमेसी के जरिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अपनी अपनी व्याख्या करके भी लड़ी जा रही है। यहाँ आर्थिक और कानूनी दांव-पेंच उतने ही अहम हैं जितनी कि मिलिट्री पावर। और अंत में ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर दुनिया का सिर्फ एक रास्ता, एक छोटा सा जलमार्ग पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी को बंधक बना सकता है, तो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स जिन पर हम इतना निर्भर करते हैं वो असल में कितनी मजबूत हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी ये आपस में जुड़ी हुई दुनिया असल में कितनी नाजुक है।